नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं चेन सर्वे के टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे। ये सीरीज क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट वाली सीरीज है उसका पहला पार्ट है। ये जो सीरीज है यूपी SSC जेई वाले बच्चों के लिए स्पेशली डिज़ाइन करी गई है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपको यूपी SSC जेई एग्ज़ाम के लिए। लेकिन जो बच्चे DFCCIL की या फिर SSC जेई की और अदर किसी भी जेई लेवल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी इस सीरीज़ को देख सकते हैं। उनको यहाँ से बहुत हेल्प होने वाली, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है और जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सबका सेम ही रहता है जेई लेवल पे, है ना। थोड़ा बहुत नॉन टेक्निकल में चेंजेस आता है और टेक्निकल के कुछ टॉपिक्स में चेंजेस आता है। ओवरऑल मैं बोलूँ तो 99% सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है ज़्यादातर। तो वो लोग भी इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। यूपी SSC वाले बच्चे इस सीरीज़ को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होने वाली है। तो चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन की ओर। पहले हमको क्वेश्चन को चेक करना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए करना है क्या आपको कि पहले जैसे मेरी वीडियोस चल रही है तो वीडियोस को देखना, क्वेश्चन पढ़ना, अपने अकॉर्डिंग आंसर करना है। और 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन के वीडियो को लास्ट में आपको देखना है कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। 20 किए, किसी ने 25 किए, बहुत अच्छा स्कोर भी करते हैं, तो वो आपको कमेंट में लिखना है कितना स्कोर किया। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, मैं वीडियो पॉज कर लिया, उसके बाद आपको आंसर सोचना है ये वाला आंसर होगा, उसके बाद वीडियो को चलाना है, फिर मैं जो आंसर बताता हूँ उसको मैच करना आपका आंसर है या नहीं है। इस तरह आपको अपना स्कोर गिनना, अपने आप को नंबर आपको देने पड़ेंगे, अपने आप को चेक आपको करना पड़ेगा। मैं यहाँ से आप लोगों को बता सकता हूँ, वहाँ से आप लोग भी चेक कर सकते हो, है ना। तो ये काम आपको करना है और स्कोर जरूर लिखना, मैं जिससे पता कर सकूँ बच्चों को कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा, और कुछ चीज़ें नई सीखने को ही मिलेंगी आपको यहाँ से, इतना मैं कह सकता हूँ। ओके, तो स्टेटमेंट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एस्टिमेटिंग द करेक्टेड एरिया। करेक्टेड एरिया की किस केस में बात कर रहा है, फ्रॉम अ मैप ऑफ श्रंक फैक्टर। ठीक है, तो करेक्ट एरिया अपने को बताना है, लेकिन किसके लिए, श्रंक फैक्टर के लिए। अब श्रंक क्या होता है मैं आपको डिटेल में बता दूं। एक होता है श्रिंकेज फैक्टर बोलते हैं, श्रंक फैक्टर भी बोल देते कहीं कहीं, या फिर श्रिंकेज रेशियो। श्रिंकेज बोल देगा, कहीं कहीं श्रंक लिख देता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या होता है, ये रेशियो होता है अपना किसका, आपका श्रंक लेंथ का, जो श्रंक कर गई श्रंक लेंथ का, अपन ओरिजिनल लेंथ का, है ना, जो पहले लेंथ थी ओरिजिनल लेंथ का, बराबर यही होता है किसके, आपका यही बराबर होता है आपका श्रंक स्केल के, शॉर्ट में लिख रहा हूं, अपॉन ओरिजिनल स्केल के। ये एक फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना आप लोग। ओके, ये बात तो होगी। अब यहाँ पे ये डाटा हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेंथ के बारे में, लेकिन यहाँ पे बात कर रही है किसके, एरिया के बारे में। तो इसको लेंथ के टर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ, श्रंक फैक्टर इक्वल टू L डैश, जो कि श्रंकेज लेंथ है, अपॉन ओरिजिनल L, ऐसे लिख सकता हूँ। और हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग स्केल की बात कर देते हैं, स्केल की जैसे हम लोग बात कर देते हैं, तो लेंथ ऑन मैप अपॉन लेंथ ऑन ग्राउंड करते हैं। अगर स्केल की जगह मैं एरिया की बात कर देता हूँ तो हम क्या लिखते हैं, स्केल का स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑन मैप अपॉन एरिया ऑन ग्राउंड लिखते हैं ना भाई, ऐसा ही करते हैं एकदम। तो वही सेम जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ अप्लाई करता है। जब लेंथ की बात करते हैं तो श्रिंकेज फैक्टर रहेगा, लेकिन जब एरिया की बात कर देते हैं तो श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर हो जाता है A डैश अपॉन A। अब A डैश के श्रंक एरिया, A क्या ओरिजिनल एरिया या फिर राइट एरिया, है ना। तो A क्या होगा मेरा, A होगा A डैश अपॉन श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज करा दिया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एस्टिमेटिंग द करेक्टेड एरिया फ्रॉम अ मैप ऑफ श्रंक फैक्टर। तो श्रंक फैक्टर F है, तो उसको करेक्ट एरिया मेजर करने के लिए जो आपका श्रंक एरिया अपॉन श्रंक फैक्टर का स्क्वायर होता है। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल श्रंक फैक्टर, नहीं तो गलत है। यहाँ देख रहा हूँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वो भी स्क्वायर में, तो कहाँ दिख रहा है डायरेक्टली, ये तो गलत हो गया। ये इन्वर्सली है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल श्रंक फैक्टर सही है। डी क्या बोल रहा है, इन्वर्सली है, प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ श्रंक फैक्टर। तो एक्यूरेट आंसर क्या हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर डी। तो पूरा टॉपिक भी हो गया, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी हो गया, टॉपिक भी हो गया, क्वेश्चन भी हो गया, तीनों चीजें हो गई एक बार में। तो आंसर क्या हो गया इसका, डी हो गया। ओके, तो बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है श्रंक फैक्टर क्या होता है, श्रंक स्केल कैसे निकालेंगे, श्रंक लेंथ कैसे निकालेंगे। इसी से क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अ सर्वेयर मेजर्ड अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ मैप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसको RF बोलते हैं हम लोग,
है ना, बहुत जगह इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ 1:100 is 60 meter, but later he found that he used a wrong representative fraction of 150. What is the correct distance between 2 points? तो हम लोग जानते हैं ट्रू लेंथ जो होती है अपनी, ट्रू लेंथ जो होती है वो रॉन्ग स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल इनटू मीजर्ड लेंथ, ml जिसको लिखते हैं। रॉन्ग स्केल कितना था भाई, मैंने 150 यूज़ किया, और ओरिजिनल कितना यूज़ करना चाहिए था मुझे, कितना, ये 1/100 इंटू कितना मीटर किया 60। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 100 ऊपर आएगा, 50 नीचे आएगा, ये 60 रहेगा। ओके, 5 से 2 ये 120 मीटर राइट आंसर आ जाएगा। 120, हाँ ये रहा 120, ये रहा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हो गया क्वेश्चन। तो इस तरह अपने को करना है क्वेश्चन को। RF की फुल फॉर्म क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ध्यान रखना इस बात को। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ अ मैप इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू सिंकेज ऑफ मैप। मान लो कोई मेरा ऐसा ये लाइन थी, ऐसे मानते हैं इसको, ऐसे समझते हैं, ऐसी मेरी कोई लाइन थी, है ना, मैंने मान लो ये मानी 10 मीटर की। अब सर्दियाँ आ गई, बहुत सर्दियाँ निकल गई, बहुत कोल्ड रीजन है, मान लो रशिया जहाँ सर्दी बहुत होती है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, ये सिकुड़ के हो जाएगी मेरी मान लो 9.8 मीटर। तो ये होता है श्रिंक करना, सिकुड़ना जिसको कहते हैं। तो कौन सा स्केल है जिसमें इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। स्केल क्या होता है, स्केल मेरा एक तरह से बोल सकते हैं RF ही होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो हमारा जो ग्राफिकल स्केल होता है वो इसी तरह डिज़ाइन करा जाता है कि उसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है वो बना रहता है। अगर वो 1/10 था तो कितना भी सिकुड़ जाए तो 1/10 ही बना रहेगा। तो वो स्केल होता है अपना ग्राफिकल स्केल, वो ग्राफ पे ड्रॉ करा जाता है। ओके, ग्राफिकल होता है, इससे इसको बोलते हैं ग्राफिकल स्केल। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिवीजन रिक्वायर्ड ऑन वर्नियर स्केल। पहला फंडा मैं बताता हूं कि स्केल एक तो होता है स्केल मान लो मेरा 1 मीटर का पढ़ सकता है तो दिक्कत नहीं है, 1 मीटर में पढ़ सकता हूँ एक स्केल पे। अगर 1 मीटर से मुझे और कम डाटा पढ़ना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग वर्नियर स्केल। क्या यूज़ करते हैं, वर्नियर स्केल। तो वो था वर्नियर स्केल, और वर्नियर स्केल 1 मीटर से कम मीजर करेगा, 1 मीटर से कम मीजर करेगा, है ना, कम ज़्यादा डिपेंड करता है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिटरमाइन नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन यानी n की बात कर रहा है, निकालना है। रिक्वायर्ड ऑन वर्नियर स्केल पे जितना चाहिए अपने को, इफ इट इज कंबाइंड विद अ मेन स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 0.5 mm, यानी जो मेन स्केल है यानी एस है उसका लीस्ट काउंट कितना 0.5 mm। लीस्ट काउंट वो होता है वो जो कम से कम डायमेंशन है जिसको हम लोग माप सकते हैं, है ना। और बोल रहा है द लीस्ट काउंट ऑफ द कॉम्बिनेशन का लीस्ट काउंट कितना 0.05। और लीस्ट काउंट क्या होता है मेरा, S/n होता है। लीस्ट काउंट कितना देगा 0.05, ये कॉम्बिनेशन का होता है। मेन स्केल का कितना देगा 0.5 mm, दोनों mm में ध्यान रखना। n क्या है, n है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो n की वैल्यू यहाँ से 0.5 अपॉन 0.05 करोगे तो 10 आएगी, यानी 10 डिवीजन होंगे। तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अब इससे रिलेटेड मैं फंडा बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 3 स्केल होते हैं अपने। पहला होता है डायरेक्ट वर्नियर, ओके। इसमें क्या होता है, n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। यहाँ v क्या, कैपिटल V लीस्ट काउंट है वर्नियर स्केल का। सेकंड क्या अपना रेट्रोग्रेड वर्नियर। इसमें क्या होता है, n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तीसरा होता है एक्सटेंडेड वर्नियर, है ना, एक्सटेंडेड वर्नियर। इसमें क्या होता है 2n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। चलो ये बात ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डाटा हो रहा है, मीजर किस डायरेक्शन में करते हैं, ये डायरेक्शन लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में चीज़ों को जिससे आप नोट्स भी बना सको। डायरेक्शन की बात करूँ तो मेन स्केल के ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में मीजर करते हैं, सेम डायरेक्शन में, लेकिन ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में मीजर करता है। यह क्वेश्चन बनता है यहाँ से बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक आता ही आता है। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन जियोडेटिक सर्वे सम ऑफ एंगल ऑफ अ स्फेरिकल ट्राइंगल। हम लोगों ने जनरली ट्राइंगल की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्फेरिकल ट्राइंगल की बात कर रहा है। किसकी, स्फेरिकल ट्राइंगल की बात कर रहा है, तो है ना।
शुड नॉट बी ग्रेटर देन, तो उसका जो एंगल है सम ऑफ एंगल का, तो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं मान लूँ अगर मैं एंगल्स को कैपिटल ए से दिखाता हूँ और साइड्स को स्मॉल ए से दिखाता हूँ, तो बात सुनना कि जो दो एंगल है वो हमेशा बड़े रहेंगे तीसरे एंगल से, है ना, कि एंगल को कैपिटल से दिखा रहा है। और साथ ही साथ ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, जो दो साइड है, कोई सी भी दो साइड, ए और बी का मतलब नहीं, कोई सी भी दो साइड, वो हमेशा ज़्यादा रहेगी तीसरी साइड से। चलो ये ठीक है। तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों जो एंगल है उनका सम हमेशा कम रहेगा 540 डिग्री से, और हमेशा ज़्यादा रहेगा मेरा कितना 180 डिग्री से। तो ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन, तो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 540 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बोल देता शुड नॉट बी लेस देन, तो आंसर क्या हो जाता, 180 हो जाता। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज में चेंज हुआ और ऑप्शन भी चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी 540 डिग्री। ओके, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, लेक्चर अच्छा लग रहे हैं, तो लाइक भी करना, क्योंकि जितना आप लोग लाइक करोगे, आप लोग जानते हो कितना रेगुलर लेक्चर अपलोड करते हैं हम लोग, जितना आप लोग लाइक करोगे और कमेंट करके बताओगे कि चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, उतना रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगे। अदरवाइज वीडियोस में डिले होता जाएगा, जो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एन एरिया ऑफ अ फील्ड इज 250 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी एक मेरा फील्ड का एरिया है, एरिया में बांधूँ तो वो 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलो ठीक है। फ्रॉम अ श्रंक मैप हैविंग श्रंकेज फैक्टर ऑफ 0.9, यानी श्रिंकेज फैक्टर, इसको एफ बोलता हूँ मैं, श्रंक फैक्टर या फिर श्रिंकेज फैक्टर भी बोलते हैं, वो 0.9 है। कैलकुलेट द ओरिजिनल एरिया इन स्क्वायर मीटर, यानी कि ये ए डैश मान लेते हैं, और ओरिजिनल एरिया किसमें कैलकुलेट करना अपने को, स्क्वायर मीटर में। ऑन फील्ड, ये भी किसमें करना भाई, फील्ड में करना, अपने को ध्यान रखना फील्ड में करना है। चलो, इफ द ओरिजिनल स्केल ऑफ द मैप इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर। अब ये क्या बात है, ये जो दे रखा मुझे श्रंक पे दे रखा है, किस पे, श्रंक, यानी सिकुड़ने के बाद जो एरिया वो इतना है ना। तो मैं ट्रू एरिया ऑन मैप निकाल लूँगा। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, इसको हम लोग इस एरिया को हम लोग डबल डैश मान लेते हैं, है ना, यानी इसको ए ही मानते हैं ना, इसको और कुछ नाम दे देते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। इसको एरिया ऑन फील्ड ही लिख देते हैं, एरिया ऑन फील्ड ही लिख देते हैं, है ना। अभी पिछली वीडियो में जो पिछली स्लाइड थी उसमें मैंने बताया था कि ए जो ट्रू एरिया होता है अपना, वो होता है ए डैश अपॉन श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर। ए क्या अपना, ए डैश कितना 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, श्रिंकेज फैक्टर की कोई यूनिट नहीं, 0.9 का स्क्वायर। चलो ठीक है। अब ये तो जो भी डाटा आएगा मेरा आ जाएगा। अब मुझे इसको मैंने क्या किया, श्रंकेज एरिया से ट्रू एरिया में कन्वर्ट कर दिया जो मैप पे है। अब मैप से मुझे ग्राउंड पे कन्वर्ट करना, तो कितना देर का स्केल, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50। तो एरिया ऑन ग्राउंड भाई मेरा कितना हो जाएगा, 250 अपॉन 0.9 इंटू 0.9, 1 सेंटीमीटर कितना है मेरा 50 मीटर का स्क्वायर। तो कितना आएगा ये 250 इंटू 50 अपॉन 0.9 इंटू 0.9। अब इसको बात आती है कैलकुलेट कैसे करें सर, कैलकुलेशन की दिक्कत है, तो कैलकुलेशन को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर से बता रहा हूँ, पहले क्या किया हमने, जो श्रंकेज था, श्रंक से हम लोगों ने ट्रू एरिया ऑन मैप करा, मैप पे निकाला, मैप के बाद हमने उसको फील्ड एरिया में कन्वर्ट कर दिया। ये तीनों काम करें इसी क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को कराने का पर्पज़ यही था कि आपका जो कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक से वो क्लियर हो जाए। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर श्रंक एरिया था तो फील्ड एरिया में कैसे चला गया, तो श्रंक से ट्रू एरिया में कैसे चला गया। तो ये सारा फंडा होता है इसका जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, 771450। ओके, ये इसका आंसर आएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी कि मेन स्केल पे कितने डिवीजन होंगे, दैट इज इक्वल टू ए डिवीजन ऑफ द एक्सटेंडेड वर्नियर। अब एक्सटेंडेड वर्नियर का मैंने बताया था कि 2n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल, यही तो है भाई। ये क्या है स्मॉल n, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ओके,
तो पूछा क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल यानी 2n-1 की वैल्यू पूछी है। तो हमको यहाँ पे 2n-1 की वैल्यू निकालती है, कैलकुलेट करते हैं। 2n की वैल्यू 8 है और -1 2 8 16 1 15, तो आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सी 15। ओके, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, यानी v की वैल्यू आपको निकालनी है। इफ लीस्ट काउंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मेन एंड वर्नियर स्केल इज 0.02 mm, यानी लीस्ट काउंट जो s/n होता है वो कितना दे रखा है, 0.02 mm दे रखा है s/n। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल कितना दे रखा है, 1 mm दे रखा है। यहाँ से मैं n निकाल लूँगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू यहाँ से आएगी 1 mm डिवाइड बाई 0.02 mm, इसको 100 आएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू तो 50 आएगी। चलो n की वैल्यू 50 आ गई। अब v निकालना है, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन सा स्केल है। ओके, तो यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा कि ये कौन सा स्केल मान के चलेंगे हम लोग। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट कोई स्केल नहीं दे रखा, तो डायरेक्ट वर्नियर मान के चलते हैं, ध्यान रखना डायरेक्ट वर्नियर। ओके, तो डायरेक्ट वर्नियर के केस में क्या होता है, n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो n-1 की वैल्यू कितनी होगी, n कितना है 50 - 1 इंटू s की वैल्यू 1 है यहाँ पे, है ना, s की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 50 है और v का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से v देखेंगे तो 49/50, तो ये वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी। तो लेस देन 1 में आंसर का आया है अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी, है ना, लेस देन 1 आएगी तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिना कैलकुलेशन इतना तो कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन में जो भी डाटा देख रहे हो ए, सी और डी तीनों वैल्यू आपकी 1 से ज़्यादा है, लेकिन बी ऑप्शन जो है वो 1 से कम रहने वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, यानी n की वैल्यू दे रखी है 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी कि n आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला कौन सा फंडा हो गया, 11 वर्नियर, यानी n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, है ना। यहाँ पे कितना n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो ये हो गया 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल ऑफ 0.1, इसकी वैल्यू कितनी देगी 0.1 mm। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर पूछा, तो लीस्ट काउंट आप लोग जानते हैं, लीस्ट काउंट होता है s/n। s की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, s की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 0.1 mm। ओके, n की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना दे रखा है, ऑलमोस्ट दे रखा है 10 दे रखा है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये वाले वैल्यू आएगी 0.01 mm। 0.01 किस पे दे रखा, ऑप्शन नंबर बी में। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस बच्चे इसको करते नहीं, इस टॉपिक को स्किप कर देते, इससे मैंने ये टॉपिक यहाँ पे रखा है। चलो, तो अगला क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ 12 किलोमीटर स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय 15 सेंटीमीटर बाय 0.5 सेंटीमीटर रेक्टेंगल ऑन मैप, द स्केल ऑफ द मैप इज। स्केल पूछ रहा है तो हम लोग जानते हैं स्केल लेंथ के केस में क्या होता है, लेंथ ऑन मैप अपॉन लेंथ ऑन ग्राउंड। ओके, एरिया के केस में क्या होता है, स्केल का स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑन मैप अपॉन एरिया ऑन ग्राउंड। वॉल्यूम के केस में क्या होता है, स्केल का क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ मैप अपॉन वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड। इस तरह हम लोग लेके चलते हैं। ओके, ये फंडा क्लियर हो गया। अब एरिया की बात करा है तो स्कूल को x मान लिया, तो x का स्क्वायर। एरिया ऑन मैप कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा। एरिया ऑन ग्राउंड कितना देगा, 12 किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर लिया, तो ये आएगा 15 इंटू 5, ओके 12 इंटू 10, और ये 3 तो 5 और 5 का आएगा 10, तो ये आएगा 10 यहाँ पे। ओके 10 आएगा। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 5 दूनी 10, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, और यहाँ पे इसमें भी पॉइंट है। ओके, इसको भी सही, इसमें भी पॉइंट है तो इसमें भी पॉइंट आएगा, तो इधर एक 10 और आ जाएगा, और 5 से जाइएगा 2 टाइम्स, तो इसके बाद जो आएगा 1/4 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 10 आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर ये आएगा। जब x निकालेंगे तो 1/4 इंटू 10 टू द पावर 5, ये आपके स्केल निकल के आएगा। तो 4 ही आप लोग देख लेते कैलकुलेट करके, 4 किस में आ रहा है, तो डी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा अपना। ओके, तो यहाँ पे ये गलत है, ये राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, इसको मैं अभी एडिट करके सही कर दूंगा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना, डी होगा। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्लोप करेक्शन फॉर अ लेंथ ऑफ 30 मीटर अलोंग अ ग्रेडियंट ऑफ 1/20। स्लोप करेक्शन, पहले एरर और करेक्शन क्या होता है मैं आपको एक मोटा आइडिया दे देता हूँ। एरर जो होती है वो होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू
वो नेगेटिव होता है किसके बराबर, करेक्शन के। चलो, करेक्शन ड्यू टू स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है एल 1 माइनस कॉस थीटा, और यही बराबर होता है, ये नेगेटिव होते हैं ध्यान रखना, और यही बराबर होता है एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2l। तो यहाँ पे आप लोग दोनों तरीकों से कर सकते हो, लेकिन जो कॉस थीटा है यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पहले उसको एंगल में कन्वर्ट करो, एंगल में कन्वर्ट करने के बाद कॉस की उसकी वैल्यू क्या होगी थीटा के टर्म में वो निकालो, तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो जो बेस्ट मुझे लगता है वो ये लगता है ना, जब आपको इस तरह दे रखा है 1/20 का मतलब है 20 चलने पे 20 मीटर का अगर मैं डिस्टेंस मेजरमेंट करता हूँ तो उसमें 1 मीटर का मुझे राइज देखने को मिलता है, इसका मतलब ये। तो अब मैं यहाँ से h कैसे निकालूं, तो h निकालने का सीधा फंडा मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि 20 मीटर चलने पे 1 मीटर का राइज हो रहा है ना, तो 1 मीटर चलने पे मेरा 1/20 मीटर का राइज होगा, और चेन की कितनी नापी मैंने 30 मीटर लंबाई, तो 30 मीटर चलने पे मुझे 30 डिवाइड बाई 20 यानी कि 1.5 मीटर का राइज होगा। तो ये मेरा h निकल आया, शॉर्ट तरीका h निकालने का। बहुत से जगह देखा मैंने कैलकुलेशन करके दिखाते हैं इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, कोई तरीका नहीं, सिंपल फंडा अपना हो ये वाला, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो h कितना आ गया अपना, यहाँ पे h आ गया अपना 1.5 का स्क्वायर, तो 1.5 इंटू 1.5, चलो 2l की वैल्यू कितनी है 30, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा भाई, 3 पंजे 15 आएगा, और 15 पंजे 75 आएगा, 75 में 2 से डिवाइड करोगे आप लोग 75 आएगा, तो यहाँ से कहते हैं 75 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 37.5 आएगा, ओके, और डिवाइड बाई 10 इंटू 100, ये मीटर में चल रहा है ध्यान रखना, और सेंटीमीटर में आंसर दे रखे हैं, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 आएगा, और ये वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी, लेकिन 10 नीचे है तो ये वैल्यू आएगी 3.75 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो गया, अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। देखा कितना सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, कैलकुलेशन भी कितनी सिंपल थी। बस बच्चे को डाउट क्या रहता है यहाँ पे h कैसे निकाले, तो h निकालने का शॉर्टेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया है ना। बहुत सी जगह आपको इसका स्क्वायर करवाएगा, फिर इसका स्क्वायर करवाएगा, फिर इसका स्क्वायर फिर उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अरे क्या करना है, ये सिंपल तरीका है ना, इसको अपनाओ। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंसाइड द फॉलोइंग। पहला देखा लाइन रेंजर, दूसरा देखा रेसिप्रोकल रेंजिंग, तीसरा देखा रैंडम लाइन मेथड, चौथा देखा ऑप्टिकल स्क्वायर। विच ऑफ दीज आर द करेक्ट मेथड ऑफ रेंजिंग एम्प्लॉयड टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ विजन ऑब्स्ट्रक्ट बट चेनिंग फ्री। यानी कि जब आपको इंटरविजिबल नहीं है उसके लिए कौन सा यूज करते हैं, तो लाइन रेंजर ऐसे यूज करते हैं नहीं भाई, लाइन रेंजर तो हम लोग जैसे हमको इंटरविजिबल है तब यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो लाइन रेंजर तो हो नहीं सकता। वही ऑप्टिकल स्क्वायर की अगर हम लोग बात करें तो वो भी इसी तरह शिफ्ट करते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, तो 1 और 4 तो नहीं हो सकता। रेसिप्रोकल रेंजिंग कर रखी है, हाँ कर रखी है। रैंडम लाइन मेथड ये भी बेस्ट है ना, ये नहीं दिख रहा तो रैंडम लाइन खींच दी और ट्रायंगल बना दिया, सिमिलर ट्रायंगल से निकाल लेते हैं। तो 2 और 3 मेरे मेथड है, जब मुझको इंटरविजिबल नहीं हो पाते चीजें तब मैं यूज करता हूँ। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। ओके, क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द क्लॉगिंग ऑफ चेन रिंग्स विद मड इंट्रोड्यूस विद एरर डिफाइन इन द स्टैंडर्ड वे। कौन सी एरर वो होती है ना, कौन सी एरर होती है, मान लो अब एरर को क्यूमुलेटिव क्या है, कंपनसेटिव क्या है, इसको मैं आपको बताता हूँ। क्यूमुलेटिव यानी इकट्ठा होना है ना, इकट्ठा होना, कलेक्ट होना, इकट्ठा होना, इसका मतलब ये होता है। कंपनसेट यानी आगे पीछे होना। अब मान लो भाई कि ये मेरी इतनी लंबाई थी ना, एक फंडा मान लो। क्लॉगिंग का मतलब क्या है, क्लॉगिंग का मतलब मेरा जो चेन था वो थोड़ा सिकुड़ गया है ना, ऐसे था तो चेन आपस में लिवड़ जाना है ना, सीधे मेरे लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लिवड़ जाना या फिर आपस में चिपक जाना, इसको बोलते हैं क्लॉग होना। तो ये मान लो क्लॉगिंग का मतलब ये है कि 10 मीटर का जो मेरी लेंथ थी, अब वो एक्चुअल में मान लो 10 से कम होगी, मैं मान लेता हूँ 9.5 मीटर रहेगी, मान ली एग्जाम्पल के लिए। तो यही मेरी एरर जब भी मैं नापूंगा तो वो इकट्ठी होती जाएगी। तो मेरी तो पहली बात तो ये होगी क्यूमुलेटिव है ना, तो कंपनसेटिंग तो होगी नहीं, तो क्यूमुलेटिव होगी। अब क्यूमुलेटिव में भी कौन सी रहेगी, नेगेटिव रहेगी या पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी या पॉजिटिव रहेगी। तो एरर का फॉर्मूला मैंने बताया था, मीजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मीजर्ड वैल्यू कितनी है मेरी, मीजर्ड वैल्यू मैंने मान लिया 10 है, क्योंकि 10 है, 10 में मीजर करके लिखूंगा, लेकिन ट्रू वैल्यू वास्तव में कितनी है, वो 9.5 है। तो एरर क्या है मेरी, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। और कौन सी है, क्यूमुलेटिव है। पॉजिटिव में भी कौन सी मेरी, क्यूमुलेटिव है, नेगेटिव क्यूमुलेटिव नहीं है। तो ना 1 है, 1 नहीं है तो 1 में ये भी कैंसिल हो गया। 2 और 3 में देखते हैं तो कंपनसेटिंग तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 बी
जो है अपना राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब एक और चीज़ें बता दूं एरर के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि जो आपकी कंपनसेटिंग एरर होती है, ध्यान रखना, कंपनसेटिंग एरर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर एल के, लेकिन यहाँ पे क्यूमुलेटिव एरर जो होती है मेरी एरर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एल के। एल क्या, लेंथ ऑफ अ लाइन, लेंथ ऑफ अ चेन लाइन, है ना, लेंथ ऑफ अ लाइन। ये भी आपको डाटा याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी 2। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 मीटर टेप इज सस्पेंडेड बिटवीन 2 एंड्स। ये 100 मीटर का टेप है, एक एंड 2 एंड, जब भी 2 एंड की बात आ गई सेक करेक्शन लगेगा, ऐसा आप लोग समझ लेना। अंडर पुल ऑफ 2000 न्यूटन, यानी 100 मीटर का है, एल कितना मेरा 100 मीटर का है, पुल कितना लगाया मैंने 200 न्यूटन का लगाया। इफ द वेट ऑफ द टेप इज 30 न्यूटन, यानी जो इसका सेल्फ वेट है वो कितना 30 न्यूटन का है। द करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द टेप एंड्स विल बी, तो करेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है यानी करेक्शन निकालना पड़ेगा। पहली बात तो 100 मीटर है, एक बात कॉमन सेंस समझना, अगर ये 100 मीटर का टेप है और मैंने एंड से पकड़ा है तो ये मेरा थोड़ा झूल जाएगा, तो झूल जाएगा तो ये मेरी लेंथ मेरी 100 ही होगी, लेकिन ये वाली जो लेंथ है मेरी वो 100 से कम होगी, है ना, क्योंकि जो स्ट्रेट डिस्टेंस होती है वो सबसे कम होती है और जो स्ट्रेट से बाकी जो डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है। तो मेरी जो चीज़ें ज़्यादा होगी, यानी कि जो मैं कैलकुलेट करके लिखूंगा डाटा वो 100 से कम आएगा। एक तो दिमाग में ये बात आ गई, 100 से कम आएगा। 100 से कम आपको कौन सा आंसर देगा, ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। विदाउट कैलकुलेशन हो गया आंसर सॉल्व, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता, लॉजिक पता, तब भी हो सकता है। अब मैं इसको फॉर्मूले से करके आपको दिखाता हूँ, है ना। तो करेक्शन ड्यू टू सैग, इसको सैगिंग बोलते हैं, वो क्या होता है W स्क्वायर L डिवाइड बाई 24 PM स्क्वायर। W स्क्वायर क्या अपना, तो अपना 30 का स्क्वायर, L कितना 100 है, और 24 PM स्क्वायर, PM कितना आपका 200 है का स्क्वायर है। जब आपको इसको कैलकुलेट करोगे, देखो कैलकुलेट मैं करके दिखा देता हूँ ये आपको, है ना। मैं अभी कैलकुलेट करके बताता हूँ कितना होगा आपका अप्रॉक्स, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, है ना, कि 30 इंटू 100 डिवाइड बाई 24 इंटू 24 इंटू 10 टू द पावर 4, तो 3 8 24 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे, प्रॉपर कैलकुलेट करोगे, तो आपका वैल्यू आएगा, जो आएगा वो आएगा आपका 0.09375 मीटर, है ना। और करेक्शन ड्यू टू सैग क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। मैंने यहीं से अंदाजा लगा लिया था करेक्शन ड्यू टू सैग की बात कर रहा है, और सैग हमेशा नेगेटिव होता है, और नेगेटिव होगा तो 100 से जो वैल्यू मेरी कम होगी वो आंसर होगा। एक ये भी लॉजिक हो सकता है, और सैग का फंडा पता है, झूल रही है, तो ये भी आप लगा सकते हो। तो जब इसको नेगेटिव माइनस करोगे आप लोग इसको 100 में से, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 99.90, है ना। तो 100 में से माइनस करोगे 0.09375, तो जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी 99.9 मीटर। क्वेश्चन को कितने तरीके से करा जा सकता है, हर बार कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। अब इसमें भी बहुत से बच्चे कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव इस तरह रखेगा यहाँ ऑप्शंस में कि आप उसको राइट आंसर लगा सकते हो, बस आपको उसका फंडा पता होना चाहिए ना। अगर फंडा नहीं पता तो कैलकुलेशन करते रह जाओ। अगर 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो 100 से कम है, तब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना, तब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन कोई जरूरत नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्नियर इज एम्प्लॉयड इन एबनी लेवल। तो एबनी लेवल में हम लोग एक्सटेंडेड वर्नियर यूज करते हैं, ध्यान रख लेना, रट लो इस क्वेश्चन को, एक्सटेंडेड वर्नियर। तो आई होप कि आपको जितना भी मैंने बताया वो आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प करेगा, है ना, क्योंकि इतनी डाटा मैंने आप लोगों को बता दी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होंगे। स्कोर बताना आपका कमेंट करके कि आपका स्कोर क्या रहा 30 में से, लेक्चर कैसा लगा, है ना, ये भी आप कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना है आप लोगों को, जितना लाइक करोगे उतना अच्छा कंटेंट आप लोगों को लेके आऊँगा मैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग।